नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 10 में विषय विज्ञान पाठ 7 नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इसमें आज हम लोग जंतु हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। जंतु हार्मोन्स क्या होते हैं? ये रसायन या हार्मोन जंतुओं में किस प्रकार सूचनाओं के संचरण के साधन की तरह प्रयुक्त होते हैं। कुछ जंतु जैसे गिलहरी के एग्जाम्पल के रूप में हम देखें, जब वे विषम परिस्थिति में होती हैं तो क्या महसूस करती हैं। वे अपना शरीर लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए तैयार करती हैं। दोनों ही बहुत जटिल क्रियाएं हैं जिसे नियंत्रित तरीके से अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अनेक प्रकार के भिन्न ऊतकों का उपयोग होगा तथा उनकी एकीकृत क्रियाएं मिलकर ये कार्य करेंगी। यद्यपि लड़ना या दौड़ना दो एकांतर क्रियाएं एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, अतः यहाँ एक स्थिति है जिसमें कुछ सामान्य तैयारियां शरीर में लाभप्रद बनाई जाती हैं। ये तैयारियां आदर्श रूप से निकट भविष्य में किसी भी क्रिया को सरल बना देती हैं। यह सब कैसे उपलब्ध होगा? दोस्तों, यदि गिलहरी में शरीर अभिकल्प तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा केवल विद्युत आवेग पर आश्रित होगा तो आगामी क्रिया करने के लिए प्रशिक्षित ऊतकों पर का परिसर सीमित होगा। दूसरी ओर यदि रासायनिक संकेत भी भेजा जाता है तो यह शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है और आवश्यक परिवर्तित परिसर बहुत हो जाता है। अधवृक्क ग्रंथि से स्रावित एड्रेनलिन हार्मोन्स द्वारा मनुष्य सहित अनेक जंतुओं में यह किया जाता है। अब इन सारे ग्रंथियों और उनसे स्रावित हार्मोन्स के बारे में हम लोग चित्र में देखेंगे। एड्रेनलिन सीधा रुधिर में स्रावित होता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। हृदय सहित यह लक्ष्य अंगों या विशिष्ट ऊतकों पर कार्य करता है। परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है क्योंकि इन अंगों की छोटी धमनियों के आसपास की पेशियां सिकुड़ जाती हैं। यह रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देता है। डायाफ्राम तथा पसलियों की पेशी के संकुचन से श्वसन दर भी बढ़ जाती है। ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर जंतु शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती हैं। ये जंतु हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों का भाग है जो हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का दूसरा मार्ग है। दोस्तों, इस फोटो में नर और मादा दोनों में अलग अलग ग्रंथियों की स्थिति दर्शाई गई है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ओटू ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अग्न्याशय, अधवृक्क ग्रंथि, वृषण। अब इसी तरह से मादा में पीनियल ग्रंथि सेम टू सेम, पीयूष ग्रंथि भी की स्थिति जिस तरह से पुरुष में है उसी तरह से मादा में है। ओटू ग्रंथि, अधवृक्क ग्रंथि। पुरुष में वृषण होता है, वृषण ग्रंथि, जबकि मादा में अंडाशय। दोस्तों, पादपों में हार्मोन्स होते हैं जो कि दिशिक वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, परंतु हार्मोन्स क्या कार्य करते हैं इसके बारे में हम उनकी भूमिका की कल्पना दिशिक वृद्धि में नहीं कर सकते। हमने किसी जंतु को प्रकाश या गुरुत्व पर
प्रकाश या गुरुत्व पर आश्रित किसी एक दिशा में अधिक वृद्धि करते कभी नहीं देखा। लेकिन यदि हम इसके बारे में और अधिक चिंतन करें तो यह साक्षी होगा कि जंतु शरीर में भी सावधानीपूर्वक नियंत्रित स्थानों पर वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए पादप अपने शरीर पर अनेक स्थानों पर पत्तियां उगाते हैं, लेकिन हम अपने चेहरे पर अंगुलियां नहीं उगाते। हमारे शरीर की अभिकल्पना बच्चों की वृद्धि के समय भी सावधानीपूर्वक अनुरक्षित है। यह समझने के लिए कि समन्वित वृद्धि में हार्मोन्स कैसे कार्य करते हैं, हम कुछ उदाहरणों की परीक्षा करते हैं। नमक के पैकेट पर हम सब ने देखा कि आयोडीन युक्त नमक या आयोडीन से संवर्धित। हमें अपने आहार में आयोडीन युक्त नमक लेना क्यों आवश्यक है? आउटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। दोस्तों, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो यह संभावना है कि हम गाइटर से ग्रसित हो सकते हैं। इसी को घेंघा नामक रोग कहा जाता है। इस बीमारी का एक लक्षण फूली हुई गर्दन है। कभी कभी हम ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं जो बहुत छोटे यानी बौने होते हैं या बहुत अधिक लंबे होते हैं। क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ कि यह कैसे होता है? पीयूष ग्रंथि में स्रावित होने वाले हार्मोन्स में एक वृद्धि हार्मोन है। जैसा इसका नाम इंगित करता है, वृद्धि हार्मोन शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। यदि बाल्यकाल में इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो यह बौनापन का कारण बनता है। जब आप या आपके दोस्तों की आयु 10 से 12 वर्ष की रही होगी तो आपने अपने और उनके अंदर कई नाटकीय अंतर देखे होंगे। ये परिवर्तन यौनारंभ से संबंध है, क्योंकि नर में टेस्टोस्टेरोन तथा मादा में एस्ट्रोजन का स्रावण होता है। क्या आप अपने परिवार या दोस्तों में किसी को जानते हैं जिन्हें डॉक्टर ने अपने आहार में कम शर्करा लेने की सलाह दी हो, क्योंकि ये मधुमेह के रोगी हैं? उपचार के रूप में ये इंसुलिन का इंजेक्शन भी लेते रहे हों। यह एक हार्मोन है जिसका उत्पादन अग्न्याशय में होता है और जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। यदि यह उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता तो रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है और कई हानिकारक प्रभाव का कारण बनता है। दोस्तों, यदि यह इतना आवश्यक है कि हार्मोन का स्रावण परिशुद्ध मात्रा में होना चाहिए तो हमें एक क्रियाविधि की आवश्यकता है जिससे यह किया जाता है। स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा का नियंत्रण पुनर्भरण क्रियाविधि से किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाता है तो इसे अग्न्याशय की कोशिका संशोषित या डिटेक्ट कर लेती हैं और इसकी अनुक्रिया से अधिक इंसुलिन स्रावित करती हैं। जब रुधिर में शर्करा स्तर कम हो जाता है तो इंसुलिन का स्रावण कम हो जाता है।